हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिगर्स ऑफ स्पीच की ये नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास बोलें तो ये तीसरी क्लास है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है और पूरी क्लास को लास्ट तक देखें। जो भी लोग नए चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें और क्लास को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। वो दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति नहीं है, सुंदर आदमी नहीं है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है? कल की क्लास में भी बताया था, ये लिट्यूटस का एग्जाम्पल है। ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। वो संसार का सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे अच्छा दिखने वाला व्यक्ति नहीं है। तो ये लिट्यूटस है। लिट्यूटस क्या होता है, चलो फिर से समझ लेते हैं। लिट्यूटस इज अ फ्रेज दैट यूजेस निगेशन टू क्रिएट एन अफर्मेशन। लिट्यूटस एक ऐसा फ्रेज होता है, एक ऐसे फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक ऐसी फिगरेटिव डिवाइस होती है जो निगेशन का मतलब नेगेटिव चीज़ों का यूज करती है, नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है इसमें और अफर्मेटिव मैसेज देने के लिए। लेकिन ये अंडर स्टेटमेंट होता है। अंडर स्टेटमेंट का मतलब कोई चीज़ सीधे सीधे ना कह करके उसे थोड़ा सा अंडरमाइन करके ही बताया जाता है, यानी थोड़ा सा उसकी वैल्यू घटा करके बताया जाता है। जैसे कहें इट इज़ नॉट बैड। अब किसी को कहना है तो कह दो कि इट इज़ गुड, बहुत अच्छा है, तो और आप कहते हैं इट इज़ नॉट बैड, मतलब बुरा नहीं है। नमक कभी कम होता है तो आप कहो कि नमक थोड़ा कम है, तो आप कहते हो ज़्यादा कम नहीं था। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। नॉट इन दिस लैंड शैल ही रिमेन अनकॉट। वो अगर इस लैंड में रहेगा यानी यहाँ रहेगा तो वो अनकॉट नहीं रह पाएगा, यानी पकड़ा जाएगा। तो सीधे सीधे कोई बात ना कह करके उसे नेगेटिव बना करके मीनिंग लगभग वही देना चाहते हैं। लिट्यूटस होता है। ठीक है, एक अंडर स्टेटमेंट होता है और नेगेटिव वर्ड्स का यूज होता है, लेकिन अफर्मेटिव अंडर स्टेटमेंट होता है। देखो लिखा है ना, ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। आगे देखते हैं, कियास्मस भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में आ गया है तो। कियास्मस इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग वर्ड्स। इसमें कुछ शब्द रिपीट होते हैं या फ्रेजेज रिपीट हो सकती हैं या कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो सकते हैं इन रिवर्स ऑर्डर। जैसे एक बात इधर से कही गई, उसी का रिपीटेड रिवर्स कह दिया गया इधर से भी। द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक मीन्स क्रॉसिंग। और जो कियास्मस वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से आता है, इसका मतलब होता है क्रॉसिंग, एक्स शेप्ड कह सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द इंस्टिक्ट ऑफ अ मैन इज टू परस्यू एवरीथिंग दैट फ्लाइज फ्रॉम हिम। जो मानव की है, मानव का व्यवहार ही ऐसा, इंसान का जो है व्यवहार ही ऐसा है कि वो क्या करता है, वो उसी चीज़ को परस्यू करता है, उन्हीं चीज़ों के पीछे दौड़ता है जो उससे भागती हैं। एंड टू फ्लाई फ्रॉम ऑल दैट परस्यू हिम, और जो मनुष्य के पीछे चीज़ें आना चाहती हैं उनसे वो खुद भागता है। तो ये दो रिवर्स कॉन्सेप्ट हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं, रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, तो ऐसे में वो कियास्मस बोला जाता है। ठीक है, एंड देखो लिखा है, अगला एग्जाम्पल भी है। एंड दीज टेंड टू इनवर्ड टू मी, एंड दीज टेंड इनवर्ड टू मी, ये मेरी तरफ टेंड हो रहे हैं। एंड आई टेंड आउटवर्ड टू देम, मैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दो रिवर्स कॉन्सेप्ट होते हैं, वहाँ पर कियास्मस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेरीफ्रेसिस क्या होता है? विच इज़ अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच। किसी बात को गोल गोल घुमा करके कहा जाता है, सीधे सीधे ना कहा जाए, तो वहाँ पे पेरीफ्रेसिस होता है। पेरीफ्रेसिस का दूसरा नाम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम सर्कमलोकेशन होता है, सर्कमलोक्यूशन होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। देखो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। आई एम गोइंग टू द प्लेस, मैं उस जगह पर जा रहा हूँ। वेयर, जहाँ आई कैन बाय ग्रोसरीज, जहाँ मैं ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकता हूँ। इंस्टीड ऑफ आई एम गोइंग टू द स्टोर या आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये ना कहकर मैं बाजार जा रहा हूँ या मैं जनरल स्टोर जा रहा हूँ, ये ना कह करके अब इस सेंटेंस में कहा गया है आई एम गोइंग टू द प्लेस, मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ बहुत सारी चीज़ें यानी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो ये क्या है? बात को आपने सीधे एक सेंटेंस में नहीं कहा,
सर्कमलोक्यूशन का मतलब घुमा घुमा करके, पेरीफ्रेसिस का मतलब घुमा घुमा करके बात को कहा गया। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच है ये। अगला क्वेश्चन है हाइपरबोल इज। हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल एक एक्स्ट्रावेगेंट एग्जेजरेशन है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कही जाती है हाइपरबोल में। पहली बात तो सही है। दूसरा, एक रेसिस्ट स्लर है, ये बात गलत है। मीट्रिकल स्किल भी नहीं है, और ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। हाइपरबोल क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें बात को बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा उसे एग्जेजरेट कर दिया जाता है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। तो 1 और 4 किसमें? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही आंसर है। अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज इज। लैंग्वेज में जब हम रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स देखते हैं जो पास पास होते हैं, पास पास भी होने चाहिए, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स जब रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ पर अलिटरेशन होता है, अलिटरेशन। ठीक है, ऑप्शन ए। हैमलेट लाइंग वुंडेड। देखो हेमलेट स्टोरी से ये बात है। हैमलेट लाइंग वुंडेड, जब वो हेमलेट घायल पड़ा हुआ था तो कहता है, सेज टू हिज फ्रेंड होरेशियो, अपने दोस्त होरेशियो से कहता है आई एम डेड, कि मैं मर चुका हूँ। जबकि हेमलेट खुद ही कह रहा है घायल पड़ा है, मरने वाला है, लेकिन अभी तो जिंदा है, अभी मरा नहीं, लेकिन जो काम हुआ नहीं है उसे ऐसे बताया जाता है जैसे हो गया। तो वहां पर होता है दोस्तों प्रोलेप्सिस। क्या हुआ? फिगर ऑफ स्पीच प्रोलेप्सिस, यानी जो घटना अभी घटी ही नहीं है ऐसे बताते हो कि वो हो गई, तो ऐसे में फिगर ऑफ स्पीच होता है प्रोलेप्सिस। प्रोलेप्सिस की डेफिनेशन मैंने दे रखी है। प्रोलेप्सिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट रिप्रेजेंट्स अ फ्यूचर इवेंट। वो फ्यूचर इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है? एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जैसे कि वो काम ऑलरेडी हो चुका हो। जबकि हेमलेट मरा नहीं था, फिर भी उसने कहा आई एम डेड, तो उसने क्या बताया? जो फ्यूचर में होने वाला था उसे पहले ही, जो अभी तक घटना घटी नहीं, उसे ऐसे बता दो कि जैसे वो हो गई। ठीक है, तो ये प्रोलेप्सिस का है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच और भी है, प्रोटैसिस। इसे भी देख लेते हैं, प्रोटैसिस क्या होता है। तो प्रोटैसिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ प्ले। किसी प्ले के इंट्रोडक्टरी पार्ट को, शुरुआती हिस्से को प्रोटैसिस कहा जाता है। यूजुअली इट्स फर्स्ट एक्ट, जहाँ तक है इसका जो फर्स्ट एक्ट तक की जो स्टोरी है उसे प्रोलैप्सिस कहा जाता है, प्रोलैप्सिस। अभी प्रोलैप्सिस के बारे में और भी पढ़ना होगा डिटेल में। प्रोलैप्सिस को जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। प्रोलैप्सिस को इसके अलावा भी कहीं पर समझा जाता है। ठीक है, जैसे जो इफ़ क्लाज होती है, जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो 2 क्लाज होती है, एक इफ़ क्लाज होती है और एक दूसरी क्लॉज जो होती है। तो इसमें जो इफ़ क्लाज होती है इसे भी कई बार प्रोटैसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। और अगला यहाँ पर एक टर्म है एनाक्रूसिस। एनाक्रूसिस क्या होता है? ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। Anacrusis is a figure of speech in poetry that refers to one or more unstressed syllable, जिसमें कुछ 2 या 2 से अधिक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो सकते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन, किसी लाइन की शुरुआत में। दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द लाइन्स मीट्रिकल पैटर्न, जो कि लाइन का जो मीट्रिकल पैटर्न है उसमें जुड़े नहीं होते, उससे अलग होते हैं। कुछ 1 या 2 से ज़्यादा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, उन्हें कहते हैं एनाक्रूसिस। एनाक्रूसिस, ठीक है। तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं। प्रोलैप्सिस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटैसिस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनाक्रोसिस क्या होता है? तीनों को अच्छे से समझ जाएं आप, इसीलिए इन्हें डिटेल में आपको बताया है। ठीक है। When one says, जब कोई कहता है that someone is no more, जब कोई ये कह रहा है कि someone is no more, यानी अब वो नहीं रहे, चल बसे। someone has breathed his last or her last, या कोई उसकी जगह कहे someone has breathed her last, उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, तो ये क्या है? द स्पीकर इज रिसॉर्टिंग टू, तो स्पीकर किस बात की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कौन से फिगर ऑफ स्पीच को यूज कर रहा है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है दैट इज यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी हार्ड मैसेज को, किसी हार्ड थिंग को जो बोलने में थोड़ा अच्छी ना लगे, उसके लिए कुछ सॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं, है ना। जैसे ही इज डेड कह करके ना कह करके ही इज डेड कह दो कि वो मर गया, तो वहाँ पर हम ये कहते हैं ही इज नो मोर। ठीक है।
तो या कहें ही हैज़ ब्रीथ्ड हिज लास्ट, ऐसे कह सकते हैं। यानी जहाँ पर बात को सीधे सीधे ना कहकर कुछ सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ यूफेमिज्म होता है, यूफेमिज्म। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड एक यूफोनी है, इसे भी समझते हैं यहाँ पर। यूफोनी इज ए लिटरेरी डिवाइस, यूफोनी एक लिटरेरी डिवाइस है दैट यूजेज वर्ड्स टू क्रिएट अ प्लीजेंट साउंड। एक प्लीजेंट साउंड क्रिएट करने के लिए शब्दों का चयन किया जाता है। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन पोएट्री एंड प्रोज टू मेक देम मोर इंजॉयबल, और थोड़ा उन्हें संगीत में लयबद्ध बनाने के लिए जो है यूफोनी का यूज किया जाता है। यानी यूफोनी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें वर्ड्स का सिलेक्शन किया जाता है कि एक साउंड प्लीजेंट बन पाए। ठीक है, प्लीजेंट साउंड देने के लिए। तो यूफेमिज्म क्या है? किसी भी कठोर बात को अच्छे शब्दों में कहने का एक तरीका होता है, ऑप्शन डी। रॉबर्ट ग्रेव्स इन ब्रोकन इमेजेस, रॉबर्ट ग्रेव्स का एक वर्क है इन ब्रोकन इमेजेस एंड्स दस, ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। वो तो अपने एक नए कन्फ्यूजन में है, अपनी अंडरस्टैंडिंग में जो भी अभी तक उसे समझ में आया उसमें उसे कुछ कन्फ्यूजन है। आई और मैं किस स्थिति में हूँ? आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन, और मेरा जो कन्फ्यूजन अभी तक चल रहा मुझे एक उसमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। तो दो इन्वर्टेड चीज़ें हैं, दो इन्वर्टेड पैरेललिज्म है, दोनों बातें बराबर बराबर की हैं लेकिन इन्वर्टेड हैं। आप कह रहे हो कि मैं वो कन्फ्यूजन में है अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, और मैं कह रहा हूँ कि मैं अंडरस्टैंड हो गया हूँ, यानी मैंने चीज़ें समझ ली हैं, अपना कन्फ्यूजन मेरा दूर हो गया है। तो दो इन्वर्टेड चीज़ें हैं, इन्वर्टेड पैरेललिज्म का एग्जाम्पल है, और ये यहाँ पर कियास्मस का एग्जाम्पल है। कियास्मस को दूसरा शब्द इन्वर्टेड पैरेललिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो कियास्मस के लिए दूसरा शब्द जो है वो इन्वर्टेड पैरेललिज्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कियास्मस वाज पर्टिकुलरली पॉपुलर इन द लिटरेचर ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। एंशिएंट वर्ल्ड में ऐसी जो फ्रेजेज यानी इस फिगर ऑफ स्पीच का ज़्यादा यूज होता था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज लीव्स डांसिंग। एक फ्रेज ऐसी है जैसे पत्तियां डांस कर रही हैं। भाई पत्तियां कैसे डांस कर सकती हैं? अब आप यहाँ पर ये मत कह देना कि यहाँ पर तो पर्सनिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि डांस तो पर्सन किसी व्यक्ति का काम होता है, पत्तियों का नहीं होता है। अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, थोड़ा सा मैं अभी क्लियर करूँगा। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है पैथेटिक फैलेसी का। लीव्स डांसिंग, पत्तियाँ डांस कर रही हैं। जब कभी ह्यूमन इमोशंस को कुछ इनएनिमेटेड चीज़ों में दिखाए जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहें या जो ह्यूमन नहीं हैं, उनमें ह्यूमन वाले इमोशंस को दिखाए तो समझ लीजिए वहाँ पे पैथेटिक फैलेसी है। ठीक है, और ह्यूमन वाली इमोशंस अगर केवल हैं वहाँ पर तो पैथेटिक फैलेसी है, और ह्यूमन की कोई भी क्वालिटी से मैच करा देता है तो वहाँ पे पर्सनिफिकेशन है। ठीक है, पर्सनिफिकेशन में और सारी क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं, लेकिन पैथेटिक फैलेसी में ह्यूमन के केवल इमोशंस को इन्वॉल्व किया जाता है पोइट्री में। ठीक है, आपने सॉन्ग सुना होगा, अभी मैं याद करके बताता हूँ कौन सा है। हाँ, अरे वो सॉन्ग बहुत फेमस सॉन्ग है, उसमें है पीपल सूना पनघट सूना घर शमशान का बना नमूना। तो उसमें पीपल सूना पनघट सूना, या गाते हैं सावन के झूले भूल गया तू मैं हम नहीं भूले। तो यहाँ क्या है, ये सब ह्यूमन के इमोशंस हैं, जो दुख दर्द वहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो वो सावन से जोड़ दिया गया है, कहीं पनघट से जोड़ दिया गया है, जो कि इन ह्यूमन जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो जब इमोशंस को जोड़ा जाए तो पैथेटिक फैलेसी है, और जब ह्यूमन के किसी भी गुण को दिखाया जाए इन चीज़ों में, नॉन लिविंग थिंग्स में, तो वहाँ पर पर्सनिफिकेशन होता है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके आगे भी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी जब आप डिस्क्रिप्शन सुनेंगे तो समझ जाएंगे। फिलहाल पैथेटिक फैलेसी की डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखी है, देखिए। पैथेटिक फैलेसी अकर्स व्हेन अ राइटर एट्रीब्यूट्स ह्यूमन इमोशंस। जब ह्यूमन इमोशंस को एट्रीब्यूट करता है यानी शो करता है टू थिंग्स दैट आरंट ह्यूमन, जो चीज़ें ह्यूमन नहीं हैं उसमें ह्यूमन इमोशंस को दिखाता है कोई कभी, तो वहाँ पैथेटिक फैलेसी होती है। वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मौसम हो सकता है, या फिर एनिमल्स में भी ये इमोशंस दिखाए जा सकते हैं। पैथेटिक फैलेसी
और पर्सनिफिकेशन में अंतर भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया। देखिए, पैथेटिक फेलेसी इज अ टाइप ऑफ पर्सनिफिकेशन, एक प्रकार का पर्सनिफिकेशन ही होता है पैथेटिक फेलेसी, बट इट इज मोर स्पेसिफिक बिकॉज इट ओनली इन्वॉल्व्स गिविंग ह्यूमन इमोशंस टू नॉन ह्यूमन, यानी जो लोग ह्यूमन नहीं है उन्हें केवल ह्यूमन इमोशंस दिखाया जाता है पैथेटिक फेलेसी में, ठीक है। और पर्सनिफिकेशन में क्या होता है, पर्सनिफिकेशन इज अ ब्रॉडर टर्म, पर्सनिफिकेशन थोड़ा ब्रॉड टर्म है और दैट कैन रेफर टू गिविंग एनी ह्यूमन क्वालिटी। पर्सनिफिकेशन में ह्यूमन की कोई भी क्वालिटी एक नॉन ह्यूमन में दिखाई जाती है, लेकिन पैथेटिक फेलेसी में केवल ह्यूमन के इमोशंस दिखाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात का, थोड़ा सा ही अंतर है पैथेटिक फेलेसी और पर्सनिफिकेशन में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए था सही। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस। मर्डरस इनोसेंस कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल? एक आप बता रहे हैं कि इनोसेंस भी है, कोई इनोसेंट भी है, मासूम भी है और मर्डरस भी है ना। तो ये दो अपोजिट टर्म हैं, दो अपोजिट वर्ड जब एक साथ आते हैं तो वो ऑक्सीमोरॉन होता है वहाँ पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक कर दें। द एक्सप्रेशन ड्रीमिंग हाउस, ड्रीमिंग हाउस एक एक्सप्रेशन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसमें क्या एग्जाम्पल दिया गया है? अब आप ये बताओ कि ड्रीमिंग हाउस, कोई हाउस ड्रीम कर सकता है क्या? नहीं, कोई हाउस ड्रीम नहीं कर सकता, फिर भी हाउस के लिए यहाँ ड्रीमिंग एडजेक्टिव दे दिया गया है। तो ये है एग्जाम्पल ट्रांसफर्ड एपिथेट का। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है पहले समझ लेते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ टाइप ऑफ हाइपलॉज। ट्रांसफर्ड एपिथेट को हाइपलॉज भी कहते हैं, ये बात भी नोट कर लेना, ठीक है। जो जरूरी बातें हैं आप पेन पेपर लेकर बैठे उन्हें नोट भी करें। ट्रांसफर्ड एपिथेट का दूसरा नाम ही है हाइपलॉज, आप समझ जाइए इस चीज को। विच इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स चेंजिंग द सिंटैक्टिक, सिंटैक्टिक ऑर्डर का मतलब जानते हैं, जो ग्रामेटिकल ऑर्डर होता है उसमें वो चेंज कर दिया जाता है। इसमें रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म्स, जहाँ पे दो शब्द हैं, जैसे किसी नाउन के साथ आना चाहिए एडजेक्टिव, ठीक है, किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है, लेकिन ये एडजेक्टिव जिस नाउन के लिए होना चाहिए उस नाउन के लिए यूज ना करके किसी दूसरे नाउन के लिए यूज कर दो, है ना। तो यही सिंटैक्टिक चेंजिंग कही जाती है। जैसे यहाँ ड्रीमिंग का मतलब है किसी कोई आदमी होगा जो एक घर में जाता होगा तो उसे वहाँ सपने आते होंगे, है ना, तो उसे ड्रीम आते होंगे। ड्रीम किसे आते हैं? मनुष्य को आते हैं। लेकिन यहाँ ड्रीम वहाँ पर ना लगा करके हाउस के साथ जोड़ दिया गया, यानी उसका ट्रांसफर कर दिया गया एपिथेट का। एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव ही होता है, तो एपिथेट का जब ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं, है ना। ग्रे की एलिजी में भी है वियरी वेज करके, है ना, वियरी वेज करके एक टर्म है, कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे बताएंगे, वहाँ पर भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल, हाइपरबोल का ऑपोजिट क्या होता है? हाइपरबोल में बहुत चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, ऐसे ही मियोसिस जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें चीज़ों को कम करके बताया जाता है। कम करके कैसे बताया जाता है? जैसे एग्जाम्पल, मियोसिस होता क्या, इसे समझ लेते हैं। मियोसिस इज ए यूफेमिस्टिक फिगर ऑफ स्पीच, थोड़ा सा इसमें यूफेमिस्टिक नेचर होता है, यानी कोई सॉफ्ट थोड़ा बना दिया जाता है इसे। दैट इंटेंशनली अंडरस्टेट्स समथिंग और इम्प्लाइज दैट इट इज लेसर इन सिग्निफिकेंस और साइज देन इट रियली इज। जो चीज़ कोई रियल में जो जैसी होती है उससे कम साइज की दिखाई जाती है या कम सिग्निफिकेंस की यानी कम महत्व की दिखाई जाती है, ठीक है, या कम मात्रा में बताई जाती है बातों से, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, द कॉन्सर्ट वाज अ बिट लाउड। जैसे यहाँ पे वो कहें कि जो कॉन्सर्ट था बहुत शोर शराबा वहाँ पर था, ये ना कह करके कहें कि थोड़ी सी मात्रा में तेज था, वहाँ शोर शराबा था, कुछ मात्रा में तेज था, है ना। तो यहाँ पर ऐसे मियोसिस का एग्जांपल है। हाइपरबोल में क्या होता है, यही बात, कॉन्सर्ट वाज इतना लाउड था कि वहाँ पर दीवारें फट जाने वाली थी, तो हाइपरबोल में इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। मियोसिस में ये कहा कि थोड़ा सा लाउड था, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जबकि कॉन्सर्ट लाउड ही रहा होगा। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ पोएट वंस रिफर्ड टू एन ओल्ड मैन एज, कोई भी पोएट जब किसी बूढ़े व्यक्ति को
इस तरीके से डिस्क्राइब करे। अ टैटर्ड कोट अपॉन स्टिक, किसी बूढ़े व्यक्ति को कहते हैं ना कि उसमें कुछ है ही नहीं, खाली जो है टैटर्ड कोट ही है, और अपॉन स्टिक ऐसा लग रहा है एक छड़ी पर कोई टैटर्ड कोट टंगा हुआ, यानी कोई व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर है, बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही दुर्बल अवस्था में है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। यहाँ पे मेटाफर है क्योंकि हम उस बूढ़े व्यक्ति को टैटर्ड कोट अपॉन स्टिक कह रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं, उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि जब कोई कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को इस तरीके से डिस्क्राइब करे, अ टैटर्ड कोट अपॉन स्टिक कहे, तो वहाँ पर मेटाफर होता है। यहाँ पर एज मत समझ लेना, ये एज इस सेंटेंस का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर ये एज आपको बताने के लिए आया है कि अ पोएट वंस रिफर्ड टू एन ओल्ड मैन एज। एज का मतलब इस तरीके से, जब कोई कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को इस तरीके से, किस तरीके से, अ टैटर्ड कोट अपॉन स्टिक कहे, तो वहाँ मेटाफर होगा। थोड़ा सा यही ध्यान रखना होता है, नहीं आप लोग एज देखते ही सिमिली लगा करके चले आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज सी इज फेयर। फेयर इज माई लव, मेरा जो लव है वो तो बहुत फेयर है, लेकिन क्रूअल बहुत है, एज सी इज फेयर, उतना ही क्रूअल है जितना कि वो अच्छा है। हर रोज शेड्स फ्राउन, हर रोज शेड्स फ्राउन ऑल दो हर आइज आर सनी, उसकी जो आंखें हैं वो तो हमेशा तनी ही रहती हैं, उसकी जो ब्रोज हैं, भौएं जो हैं, हमेशा तनी ही रहती हैं, फ्राउन अवस्था में ही रहती हैं। ऑल दो, हालांकि हर आइज आर सनी, उसकी आंखें बहुत ही सनी हैं, बहुत ही शानदार हैं। तो एक तरफ अच्छाई बता रहे हैं, एक तरफ उसी का अपोजिट सेंस है। तो यहाँ पे दो थीसिस मिल रही हैं। दो थीसिस जब हों और एक दूसरे के एंटी हों तो वो एंटीथीसिस कहा जाता है। एंटीथीसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट जक्सटापोजेस टू कंट्रास्टिंग आइडियाज और कॉन्सेप्ट। दो कंट्रास्टिंग आइडियाज या कॉन्सेप्ट रखे जाते हैं एक पास में। It uses parallel structure to emphasize the opposition between the ideas. इनके बीच में जो विरोध है, ओपोजिशन है, उसे एम्फेसाइज करने के लिए दो बराबर महत्व की बातें रखी जाती हैं। फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज सी इज फेयर, हर ब्रो शेड्स फ्राउन ऑल दो हर आइज आर सनी। तो यहाँ पर एंटीथीसिस है ना। जब डिटेल में इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि एंटीथीसिस क्या होता है और ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, पैराडॉक्स क्या होता है। अभी स्टार्टिंग है तो आपको ऐसा लग सकता है, जब 100-200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे इसके तो आपके सारे जो हैं डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। इफ़ यू से कॉन्टेजियस कंट्रीज, अगर आप कॉन्टेजियस कंट्रीज कहते हो इंस्टीड ऑफ कॉन्टिगुअस कंट्रीज, यू विल बी मेकिंग अ मिस्टेक नॉन एज। जब आप कहना चाहते हो कि कॉन्टिगुअस कंट्रीज, लेकिन उसकी जगह पर आप लिख देते हो कॉन्टेजियस कंट्रीज, तो जब स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती, क्लियरली यही आप समझ लो कि जब कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, जो होना चाहिए वो ना हो, दूसरी स्पेलिंग वहाँ लिखी हो, तो वहाँ पर उसे कहते हैं मेल प्रोपिज्म। मेल प्रोपिज्म इसका होता है ना, स्पेलिंग मिस्टेक से संबंधित होता है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी। इफ़ राइटर यूजेज द वर्ड शेक्सपियर, जब कोई राइटर शेक्सपियर शब्द का यूज करता है टू मीन, जिसका मतलब हो द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर ने जितने भी वर्क लिखे हैं उनके बारे में बात करने के लिए वर्क्स ऑफ शेक्सपियर ना कह करके वो सीधे शेक्सपियर कहता है वहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहा है। देन द राइटर इज यूजिंग मेटोनिमी। मेटोनिमी का मतलब होता है पार्ट टू। मेटोनिमी का मतलब होता है कि किसी बात को ना कहकर उसकी जगह पे दूसरी बात कहते हैं, दूसरा शब्द जो उससे जुड़ा हुआ होता है। जैसे कल के एग्जाम्पल में मैंने बताया था, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ना कह करके व्हाइट हाउस कह दें, है ना, भारत सरकार ना कह करके कह दें कि दिल्ली से आदेश नहीं मिला, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेटोनिमी। नेक्स्ट है 5 माइल्स मिंडरिंग इन अ मैजी मोशन। देखते ही पता चल जाएगा एम 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 एम, जब एक कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा होता है तो वहाँ पर अलिटरेशन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इन द सेंटेंस हंगर सैट मिजरेबली इन द इनफॉर्मल स्टेटमेंट सेटलमेंट, सॉरी, हंगर सैट मिजरेबली। अब हंगर कैसे बैठ सकती, बैठना तो ह्यूमन ट्रेट है, ह्यूमन की क्वालिटी है, ह्यूमन का गुण है बैठना,
मिजरेबली सैड का मतलब बैठी है, मिजरेबली का मतलब बहुत दयनीय दशा में, भूख बैठी हुई है, यानी भूख को पर्सनिफाई किया गया है यहाँ पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन। भूख को एक आदमी की तरह बैठा है, जैसे कोई आदमी भूखा हो और वो बैठा है बहुत ही दुखी अवस्था में। नेक्स्ट है विच डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन्स, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में यूज हुआ है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, सक्सेस उन लोग को बहुत अच्छी लगती है, वो लोग सक्सेस को बहुत अच्छा बताते हैं। कौन बताता है? वाई दोज हु नेवर सक्सीड, जो कभी सफल नहीं होते, जो कभी सफलता नहीं पाए हैं, उन्हें पूछो वो सफलता की बहुत ज़्यादा क्वालिटी गिनाएंगे। जिसने अभी सक्सेस का मज़ा नहीं चखा है उसे सक्सेस के बारे में पता कैसे चला। तो ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं कि आप कह रहे हो कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, और फिर आप कह रहे हो क्लियर विजिबल है। तो पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, पैराडॉक्स। द पेन इज माइटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पेन इज माइटर देन द शॉर्ड, जो पेन है यानी जो ज्ञान है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है किसी फिजिकल ताकत की अवस्था, किसी सैन्य ताकत की अपेक्षा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल पहले देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा गया क्वेश्चन। यूजीसी नेट 2012 में पूछा गया, पीजीटी 2012 में पूछा गया, एनवीएस टीजीटी 2014 में पूछा गया, जीआईसी लेक्चरर 2016 में पूछा गया है, केवीएस 2014 में पूछा गया है, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में 2017 में पूछा गया है ना। तो कितनी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं जब कोई ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। और इस क्वेश्चन को हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट था इसीलिए, और देखते ही बता देंगे आप लोग कि क्या है यहाँ पर। द पेन इज माइटर देन द शॉर्ड, क्या सही आंसर है इसका? तो सही आंसर है दैट इज मेटोनिमी। पेन का यूज किया गया यहाँ पर ज्ञान के लिए और शॉर्ड का यूज किया गया यहाँ पर ताकत के लिए, ठीक है। तो जिस वर्ड को यूज होना चाहिए उसे न यूज करके उससे ठीक तरीके से अच्छे से एसोसिएट जो दूसरा वर्ड है उसे लिख देते हैं, तो वहाँ पर मेटोनिमी का यूज माना जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट अकर्स व्हेन अ वर्ड विच हैज़ मीनिंग इन इटसेल्फ बट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग इंटायरली डिफरेंट। क्या होता है वहां पर जब कोई वर्ड जिसका अपना एक खुद का मीनिंग भी होता है, यानी इटसेल्फ उसका खुद का मीनिंग भी होता है, लेकिन जहां पर आया है वहां पर वो रिप्रेजेंट करता है समथिंग इंटायरली डिफरेंट, किसी दूसरी बात के लिए ही बात कर रहा है, जैसे उसका एक एलिगोरिकल मीनिंग हो, ठीक है। जैसे आंखों में पानी होना चाहिए, आंखों में पानी का मतलब आंखों में पानी थोड़े होना चाहिए 4 लीटर, आंखों में थोड़ा सा दया होनी चाहिए, थोड़ा सा प्रेम होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, है ना। तो वो सेंस है, यानी जो शब्द आता है उसका अपना भी एक मीनिंग होता है, लेकिन वहाँ पर उसका वो रियल मीनिंग ना यूज करके किसी दूसरी चीज़ को की बात कर रहा होता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग सिम्बोलिज्म, ठीक है, इसे बोलते हैं सिम्बोलिज्म। और आज के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। आई होप कि आप लोग अभी यहाँ तक बने हो रहे हैं और क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर दें, और मिलेंगे अगली क्लास में। फिगर ऑफ स्पीच चैप्टर ज़रूर थोड़ा सा कठिन रहता है सभी के लिए, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन इतना श्योर है कि आप सारी क्लासेस को देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग मज़ेदार चैप्टर हिस्ट्री पर काम करेंगे, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पर। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।